हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और उसका ये थर्ड लेक्चर है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की सीरीज में। ये लेक्चर सारे के सारे गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पार्ट 2 में हम लोगों ने मटीरियल बैलेंस के बारे में बात करी थी और देखा था कि किस तरीके से मास बैलेंस, मटेरियल बैलेंस मैं भूल गया, मास बैलेंस के बारे में बात की थी और देखा था कि मास की इक्वेशन जो होती है, कितना इनपुट हो रहा है, कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना लॉसेस है। तो जो इनपुट होता है वो आउटपुट प्लस लॉसेस के इक्वल होता है और अलग अलग इंस्टेंसेस में या अलग अलग सिचुएशंस में इस इक्वेशन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम मास बैलेंस की इक्वेशन निकाल सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एलिमेंटल बैलेंस। तो पहले देख लेते हैं एलिमेंटल बैलेंस क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर की किताब से ही है, बट इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस तरीके से आसानी से समझा जाए, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं एलिमेंटल बैलेंस क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमेंटल बैलेंस मतलब अगर हमको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, इनको जो हमारा सबस्ट्रेट का पोर्शन है और जो हमारा प्रोडक्ट का पोर्शन है उसमें अगर हमें बैलेंस करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, वही ये एलिमेंटल बैलेंस हमें दिखाता है। एक और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जरूरी नहीं है कि जो कंपाउंड हम सबस्ट्रेट फॉर्म में दे रहे थे वही कंपाउंड हमें लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो एलिमेंट जो है, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है या कहें ऐसा होता ही है कि एलिमेंट को आप एक फॉर्म में दे रिएक्शन के अंदर और फाइनली वो प्रोडक्ट में किसी और फॉर्म में आपको नजर आए। जैसे कि अगर हम लोग ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे दी है तो उसमें देखें कि अगर ऑक्सीजन जो है, हम लोग नॉर्मल ऑक्सीजन यहाँ पे दे रहे हैं, राइट। ऑक्सीजन जो है और कहीं इस सबस्ट्रेट में देखिए कहीं ऑक्सीजन दिया गया है, सिर्फ एक जगह यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन जब प्रोडक्ट में आ रहा है तो देखिए एक तो ये बायोमास के फॉर्म में आ जा रहा है यहाँ पे, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी आ रहा है और इसमें ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में भी आ रहा है। तो जब हम बैलेंस करेंगे, एलिमेंटल बैलेंस जब हम करेंगे तो क्या होगा कि हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि उसी फॉर्म में एलिमेंट हमें मिल जाए। तो ये हो गया, बट किसी भी फॉर्म में मिले, बट जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल जो उनका होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं गेट में कई बार, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। चलिए इतना डिस्कस करने के बाद आइए देखते हैं एक सेल, जैसे कि आपका बैक्टीरियल सेल है या इनोकुलम, जो भी आपने जिस भी तरीके का दिया है अपने फर्मेंटर के अंदर, आप उसमें सबस्ट्रेट दे रहे हैं। सबस्ट्रेट क्या हो गया, जनरली हम लोग क्या देते हैं, ग्लूकोज दे दिया आपने, ऑक्सीजन दिया और साथ में अमोनिया भी दिया, NH3 दिया। अब देखिए अगर आप ये देख रहे हैं तो ग्लूकोज जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, CH और H के जो नंबर ऑफ मोल्स M है और O के N है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये A है, ऑक्सीजन जो है ये A है, A नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके, और NH3 के B हैं, बायोमास के नंबर ऑफ मोल्स C हैं, H2O के D हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के E हैं। तो ध्यान देना है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका एलिमेंटल बैलेंस की, हर एलिमेंट के बैलेंस की एक एक इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कार्बन बैलेंस की बात करें, तो क्या होगा, देखिए कार्बन यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नजर आ रहा है, कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नजर आ रहा है, और प्रोडक्ट में या बायोमास वाली जो वैल्यूज हैं उसमें कार्बन कहाँ पे नजर आ रहा है, एक तो यहाँ नजर आ रहा है और इसके C मोल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योंकि इसका एक ही मोल नजर आ रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 इज इक्वल्स टू, ये C मोल्स है, इज इक्वल्स टू C। और इसके अलावा आपको कार्बन कहाँ नजर आ रहा है प्रोडक्ट में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, E।
तो 1 इज इक्वल्स टू सी प्लस ई, ये एलिमेंटल बैलेंस इक्वेशन हो गई किसकी, कार्बन की। अगर आप बात करिए हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ कहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है सबस्ट्रेट में m नंबर ऑफ मोल्स हैं, और भी कहीं क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ये, और इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3 यहाँ पे दिख रहा है, तो 3b हो गया, यानी कि m प्लस 3b अब बराबर कितने के हो गया। प्रोडक्ट में जरा देख लेते हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे क्या कहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या कहीं है 2d हो गया, तो 2d यहाँ पे लिख दिया, और साथ ही साथ क्या कहीं और भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है इसमें, ये देखिए ये हमसे मिस हो गया सी अल्फा, ये अल्फा है तो सी अल्फा हो गया, तो सी अल्फा प्लस 2d ये हो गया आपकी हाइड्रोजन की एलिमेंटल बैलेंस इक्वेशन। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन क्या आपको यही दिख रहा है, तो ऑक्सीजन ये देखिए n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो n यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके अलावा ऑक्सीजन आपको और कहाँ दिख रहा है, ये a नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो 2a इसको लिख देंगे, तो ये 2a हो गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन में यहाँ पे O2 है, तो इसलिए 2 इंटू ए हो जाएगा, तो 2a हो गया। और उसके बाद जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए बीटा है यहाँ पे, तो सी बीटा हो जाएगा, सी बीटा लिख दिया, और उसके बाद ये ऑक्सीजन का डी नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, तो डी लिख दिया, और फाइनली ये 2 है तो 2e हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का एलिमेंटल बैलेंस हो गया। अब आइए नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन में आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ NH3 में पाया जा रहा है, नाइट्रोजन और कहीं नहीं दिया गया है। तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3b, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए b, ये b हो गया, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, नाइट्रोजन आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, इसके डेल्टा है मोल्स, और c डेल्टा हो जाएगा, c डेल्टा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इस तरीके से सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिमेंटल बैलेंस की इक्वेशन को लिख लेना है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए कि हमारे पास कितने अननोन कोएफिशिएंट्स हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये a है वैल्यू, ये अननोन है, b वैल्यू अननोन है, c वैल्यू अननोन है, d वैल्यू अननोन है, और e वैल्यू अननोन है। तो a b c d e कितने अननोन हो गए, 5 अननोन हो गए आपके पास। ठीक है, 5 अननोन है। तो जनरली जब हम लोग मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि जितने अननोन है उतनी इक्वेशन अगर हमारे पास है तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास 5 इक्वेशन हो रही है क्या, देखते हैं, 1 2 3 4, केवल 4 ही इक्वेशन हो रही है। तो एक इक्वेशन हम लैग कर रहे हैं, अगर वो इक्वेशन नहीं मिली तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो इक्वेशन हमें देखनी है, वो इक्वेशन क्या होगी, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट के बारे में, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट RQ के बारे में। तो RQ क्या होता है, RQ मतलब होता है, वो रेशियो होता है बेसिकली कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के एमिट आउट हुए और कितने मोल्स ऑक्सीजन के आपने यूज किए, तो उसी का रेशियो होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि RQ की वैल्यू कितनी आ रही है, RQ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट आउट हुआ E, और ऑक्सीजन कितना दिया जा रहा है, ऑक्सीजन कितना दिया जा रहा है, वो A दिया जा रहा है। तो E अपॉन A ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो ये 5वीं इक्वेशन हो गई, ये पहली हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, और यहाँ पे 5वीं हो गई। तो इस तरीके से जब भी आपको गेट में क्वेश्चन मिले कि किसी भी इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है या आपको कोई इक्वेशन गिवन हो तो उसमें आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछे जाएं, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है, उसके बाद आगे का रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग हेक्साडेकेन से सिंगल सस्पेंशन प्रोटीन बना रहे हैं। तो इसमें हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जो इक्वेशन दी गई है वो देखिए ये है, ये पाथफाइंडर का ही एक क्वेश्चन है। तो इक्वेशन जो दी गई है वो ये है। तो हम लोग आइए शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इस पार्ट में इस वाले पार्ट में हम लोगों ने जो एलिमेंटल बैलेंसेस की इक्वेशन लिखी है उसी तरीके से यहाँ पर भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कौन सा बैलेंस करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। देखिए अगर सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है तो देखते हैं पहले कार्बन है कहाँ कहाँ। यहाँ पे शुरुआत करते हैं इससे, जो C16H34 है, AO2 है, BNH3 है। तो देखिए कार्बन कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो देख लीजिए 16 इज इक्वल्स टू, ये तो आपका सबस्ट्रेट वाला रीजन हो गया 16। अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ कार्बन है,
ये देखिए कार्बन के C मोल्स हैं, कार्बन के C मोल्स हैं, और यहां पर भी कार्बन मौजूद है, कार्बन के D मोल्स हैं। तो 16 इज इक्वल्स टू C प्लस D, ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, 16 इज इक्वल्स टू C प्लस D, कार्बन बैलेंस आपने, कार्बन की एलिमेंटल बैलेंस इक्वेशन आपने लिख ली। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन के बारे में जरा देखिए, हाइड्रोजन कहां कहां पाया जा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 34 पाया जा रहा है, तो सबसे पहले 34 यहां लिख लेते हैं। और भी कहीं हाइड्रोजन पाया जा रहा है क्या, ये देखिए 3b, 34 प्लस 3b इज इक्वल टू, अब तो यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन पाया नहीं जा रहा, तो 34 प्लस 3b कितने के बराबर हो गया, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है 1.66 और ये C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 1.66 इंटू C लिख दिया, तो ये पूरा हो गया हमारा। क्या और भी कहीं हाइड्रोजन पाया जा रहा है, इसमें तो नहीं पाया जा रहा और यहाँ पाया जा रहा है, तो ये कितने के बराबर हो गया, +2E के बराबर। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन की एलिमेंटल बैलेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोल रहे हैं नंबर 2। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए कार्बन हाइड्रोजन के बाद हम लोग ऑक्सीजन का एलिमेंटल बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस। चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कहां कहां मौजूद है। ऑक्सीजन जरा देखिए, तो यहां पे क्या कहीं ऑक्सीजन है, नहीं, यहां पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू ए, 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आगे भी कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है। अब देखिए C है और 0.27 है, तो 2a इज इक्वल्स टू 0.27 इंटू C, ये हो गया। और इसके बाद और कहाँ ऑक्सीजन है, आपको यहां दिख रही होगी, +2d हो गया। और ऑक्सीजन आपको कहां दिख रही है, +E में दिख रही है, 2d + E। तो इसको एक बार देख लीजिए, 2a इज इक्वल्स टू 0.27C प्लस 2d प्लस E, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी ऑक्सीजन बैलेंस। अब इसके बाद आ जाते हैं नाइट्रोजन बैलेंस पे। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन हम लोगों ने पहले ही देखा था कि केवल और केवल अमोनिया वाले अमोनिया में पाया जाता है, तो अमोनिया में देखिए B इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या कहीं नाइट्रोजन पाया जा रहा है, हाँ 0.20C। और भी कहीं नाइट्रोजन पाया जा रहा है जी, नहीं, तो यह आपकी इक्वेशन हो गई नाइट्रोजन की। तो ये तो 4 इक्वेशंस हो गई। इसके अलावा हम लोग रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की भी बात कर रहे थे, तो R3। अब देखिए जरा रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट में हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एमिट हुई है, उसी का वैल्यू हम लोग लेते हैं, उसी का मोल्स लेते हैं डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एमिट हुई, इज इक्वल्स टू D अपॉन, और इसके बाद ऑक्सीजन कितनी यूज हुई, यहाँ पे A हो गया, तो D अपॉन A हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। चलिए अब ये तो हम लोगों की जितनी भी एलिमेंटल बैलेंस की इक्वेशंस थी ये बन गई। अब इसके बाद हम लोगों को एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। जरा देखिए इक्वेशन 1 में वैल्यू क्या है। इक्वेशन 1 में क्या हुआ है, 16 इज इक्वल्स टू C प्लस D दिया हुआ है। 16 इज इक्वल्स टू C प्लस D दिया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे C की वैल्यू या D की वैल्यू, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर D की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए D इज इक्वल्स टू 16 माइनस C हो जाएगा। D इज इक्वल्स टू 16 माइनस C हो गया। तो इस वाली इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। और अब नेक्स्ट आगे जब चलेंगे तो हम लोग किस इक्वेशन का यूज करेंगे, ये वाली जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट नोट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 में हमें D बाय A की वैल्यू, इस क्वेश्चन में एक और, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज मिस करी है कि इस क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की वैल्यू RQ की वैल्यू
रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो डी बाई ए हम लोगों ने लिख रहे हैं, इसकी आरक्यू की वैल्यू 0.43 दी हुई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डी बाई ए जो है ये कितने के बराबर हो जा रहा है, डी बाई ए जो है वो बराबर हो जा रहा है 0.43 के। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 हो गई थी, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब जरा हम लोग इसमें ए की वैल्यू निकालना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। देखिए तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से a इज इक्वल्स टू निकाले हैं तो d अपॉन 0.43 हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 2.33 d आएगा। तो ये a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2.33 d हो गई। ठीक है जी, a की वैल्यू 2.33 d हो गई। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई आपकी। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब 6 और 7 हमने दो इक्वेशंस निकाल ली आगे। अब हमें इक्वेशन नंबर 8 की तरफ बढ़ना है। इक्वेशन नंबर 8 कैसे होगी, जो हमें यहाँ पे देखिए d की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी 16 माइनस c। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देनी है। देखिए a इज इक्वल्स टू 2.33। अब ये जो d की वैल्यू थी, d की जगह पे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 से 16 माइनस c लिख देते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करने चले हैं तो a इज इक्वल्स टू 2.33 इंटू 16 करें, 2.33 इंटू 16 करें तो 37.2 के करीब करीब आएगा। 37.2 माइनस 2.33c, ये वैल्यू आ जाएगी। ये a की वैल्यू आ गई, और ये 6, 7 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब हम लोग को आगे चलना है। जो ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन बैलेंस में हम लोगों ने देखा था कि B की वैल्यू जो है वो 0.20 C आई थी। अगर हम लोग ये वैल्यू उठा करके जो सेकेंड नंबर की इक्वेशन है इसमें डाल दें, देखिए यहाँ पे 3B लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग यहां से वैल्यू उठा करके यहां पे मैं लिख देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये इक्वेशन जो b इज इक्वल्स टू 0.20c था, उसको हम लोग उठा करके इस वाली इक्वेशन में डाल दें, यानी कि सेकंड इक्वेशन में डाल दें। तो फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया, फ्रॉम 4 एंड 2, फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन वैसे के वैसे ही लिख रहा हूं, बस b की जगह पे मैं 0.20c लिख दे रहा हूं। देखिएगा 34 प्लस 3 इंटू 0.20c, 0.20c इज इक्वल्स टू 1.66c प्लस 2e। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएं, अगर इसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो ये जो e की वैल्यू है, e की वैल्यू है e इज इक्वल्स टू 17 माइनस e इज इक्वल्स टू 17 माइनस e इज इक्वल्स टू 17 माइनस 0.53c आएगा। इसको बस सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप 34 प्लस 0.60c आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1.66c प्लस 2e आ जाएगा। तो e और c के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा जो कि क्या है, e इज इक्वल्स टू 17 माइनस 0.53c। तो ये इक्वेशन नंबर 8 आई थी, यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सारी की सारे जो भी d है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, d को भी c के टर्म्स में ले आए, a को भी हम लोग c के टर्म्स में ले आए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग d को c के टर्म्स में ले आए, फिर यहाँ पे a को हम लोग c के टर्म्स में ले आए, उसके बाद हम लोग e को भी c के टर्म्स में ले आ रहे हैं, e को भी हम लोग c के टर्म्स में ले आ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 6 को, इक्वेशन नंबर 8 को और इक्वेशन नंबर 9 को, 8, 6 और 9 को यूजिंग इक्वेशन 8, 6 एंड 9, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हम कहां डालने जा रहे हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में डालने जा रहे हैं, यूजिंग 8, 6 एंड 9 इन 3, थर्ड इक्वेशन में। अब जरा देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या है, a है,
ए की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सी का तो सी है ही है, डी को भी हम लोग सी के टर्म्स में निकाल चुके हैं और ई को भी सी के टर्म्स में निकाल चुके हैं। जरा देखते हैं किस तरीके से होगा। पहले 2a हो गया, तो 2a का करना है तो इसको हम लोग ट्वाइस कर लें, तो 2 इंटू 37.2 माइनस 2.33c, ये हो गया a की वैल्यू। ये कितने के इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 0.27c। ये कितने के इक्वल है? 0.27c। 0.27c तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा 0.27c, और उसके बाद प्लस 2d है, तो d का वैल्यू हम लोग यहां से देख रहे हैं, तो प्लस 2 इंटू 16, देखिए d की वैल्यू 16 माइनस सी है, तो यहीं पे हम लोग 16 माइनस सी लिख दे रहे हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। 2d और e की वैल्यू अभी जस्ट ऊपर निकाले थे, तो प्लस 17 माइनस 0.53c। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इसमें केवल एक अननोन है, यानी कि c, और एक ही इक्वेशन है। तो इससे जैसे ही सॉल्व करेंगे c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.64। c की वैल्यू आ जाएगी 10.64। अब c की वैल्यू जब आपको पता चल गई है तो आप a, b, d और e की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप c की वैल्यू बाकी अलग अलग इक्वेशंस में प्लेस करते जाइए, तो आपको a, b, d और e की वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप मटेरियल या एलिमेंटल बैलेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके लिए किस वेरिएबल में बदलना आसान है, उस वेरिएबल में सारी इक्वेशंस को बदल लीजिए और उसके बाद एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में प्लेस कर दीजिए और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये इस एग्जाम्पल से एलिमेंटल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरी वेबसाइट पे भी लॉगिन करके अलग अलग वीडियोस और अलग अलग डिस्कशंस को देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखा है, प्लीज उस पर विजिट करिए और वीडियोस के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।